हम्म। नमस्ते बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 10वीं में अपना ये अध्याय 2 चल रहा है, संघर्षकालीन भारत। और उसका आज ये दूसरा वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। अपना विषय चल रहा था दिल्ली सल्तनत में विभिन्न हुए शासकों का वर्णन, और उसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं गुलाम वंश की स्थिति, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के शासन और उसके इतिहास को समझा। आज गुलाम वंश का जो तीसरा शासक रहा उसके बारे में इस पाठ में, इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गुलाम वंश के शासन की गद्दी पर इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया सुल्तान, उसको उसने उत्तराधिकारी बनाया, जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद दिल्ली की शासक बनी। परंपरागत कट्टरपंथियों एवं तुर्की के अमीर मुस्लिमों ने रजिया का विरोध किया, क्योंकि इस्लाम के अंदर महिला का शासक बनना वो धर्म के खिलाफ माना जाता है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन रजिया ने इन परंपरागत रूढ़िवादी बातों का विरोध करते हुए अपना शासन जारी रखा। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था और पुरुषों के समान ही वह कुरवा एवं कुल्हा, जिसे कोट एवं टोपी पहनने लगी, अर्थात पुरुषों के समान ही उसने वेशभूषा पहनना प्रारंभ किया। शुरू में उसने अपने विश्वास पात्र के रूप में मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर खबूर का प्रधान नियुक्त किया। ये अमीर खबूर अस्वशाला का मुखिया माना गया। इस बात को लेकर के तुर्क के अमीर लोग नाराज़ हो गए और उन्होंने जो ये अस्वशाला का प्रधान था अमीर खबूर की हत्या करवा दी गई। इसके बाद रजिया सुल्तान ने विवाह किया अल्तुनिया के साथ में, परंतु कट्टरपंथियों का विरोध रजिया के खिलाफ जारी रहा और उन्होंने एक साजिश के तहत 1240 में रजिया और उसके शोहर को मार दिया। इसके बाद रजिया ने अपना जीवन समाप्त होने के बाद में फिर 1240 के बाद दिल्ली सल्तनत पर कई शासक हुए, जिनमें बहराम शाह, मसूद शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद ने सत्ता संभाली। लेकिन ये सब अयोग्य शासक थे, कोई बहुत लंबे समय तक दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठ सके। विशेष रूप से नसरुद्दीन मोहम्मद के पीछे वास्तविक जो ताकत थी वो गयासुद्दीन बलबन की थी, जो बाद में दिल्ली सल्तनत का शासक बना। इस दौरान ही धीरे धीरे गयासुद्दीन बलबन ने नसरुद्दीन शाह से सत्ता को हथिया ली और स्वयं दिल्ली की गद्दी पर स्थापित हो गया। गयासुद्दीन बलबन, जो जिसका पुराना नाम उल्लुग खां था, 1265 में दिल्ली सल्तनत का शासक बना और इसका शासनकाल 1296 तक रहा। ऐसा कहा जाता है कि इल्तुतमिश के चहलगानी, यानी जो 40 तुर्कों की एक दल था, उसको चहलगामी कहा गया,
उस दल से संबंधित यह भी एक व्यक्ति ही था, जो कि 1265 में दिल्ली का शासक बना। शासक बनते ही उसने उस समय की जो सबसे शक्तिशाली ताकतें थी मंगोलों का सामना करने के लिए एक कठोर सैन्य विभाग स्थापित किया, जिसे दीवाने आरिज के नाम से जाना गया। साथ ही बलबन ने दरबार में उपस्थित होने वालों के लिए सिजदा और पाबोस जैसे नियमों को कड़ाई से लागू किया। सिजदा का तात्पर्य है कि सम्राट के सम्मुख झुककर के उसके पैरों को चूमना। इस प्रथा को सिजदा और पाबोस कहा जाता है। धीरे धीरे बलबन ने दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक ढांचे को पूरी तरह से बदल दिया और एक नए प्रशासनिक ढांचे के निर्माता के रूप में वो दिल्ली सल्तनत में प्रसिद्ध हुआ। बाद में उसने अपने शत्रुओं के प्रति कठोर नीति को अपनाते हुए लोह एवं रक्त की नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत शत्रु को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाता, उसको तुरंत मार दिया जाता है तथा बच्चों एवं स्त्रियों को गुलाम बना लिया जाता था। इस प्रकार की कठोर आक्रमणकारी नीति वह शत्रुओं के प्रति रखता था। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई। इसके बाद बहुत सारे अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया और जो कयूमर्स का वध करके 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का शासक घोषित किया और बलबन साम्राज्य का अंत करने के बाद में वह दिल्ली का शासक बना और एक नए वंश की स्थापना उसने दिल्ली में स्थापित। गयासुद्दीन बलबन के शासन प्रणाली का महत्व समझने के लिए इतिहास में कुछ प्रमुख बातें जो उसने बदली वह आज भी प्रसिद्ध है। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इतिहास में बलबन का राजत्व सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध रहा, क्योंकि बलबन की मान्यता थी कि राजा इस धरती के ऊपर ईश्वर का प्रतिनिधि है, अर्थात ईश्वर का एक दूत उसको माना गया है, जो साधारणतया आम जनता से अलग व्यक्तित्व रखने के कारण और उसे ईश्वर से द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त बनाया है। अर्थात जो राजा बनेगा वो आम जन से अलग है और ईश्वर ने या भगवान ने उसको अपने जैसे अनेक गुणों से सुसंपन्न करके इस धरती पर भेजा है और उसे शासन करने की एक शक्ति प्रदान की है। बलबन का मान्यता थी कि वह जनता का प्रतिनिधि होने के साथ साथ ईश्वर का एक दूत भी है। बलबन ने हमेशा अपने दरबार में कठोर अनुशासन को बनाए रखा, अर्थात किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता होने पर वो कड़ाई से पेश आता था और शत्रुओं को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाता था और इसके अंतर्गत उसने कानून व्यवस्था की स्थिति को धीरे धीरे सुव्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया और अपने राज्य में चोरों डाकुओं का दमन एवं विभिन्न राजपूत जमींदारों के शासन का विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य रहे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुलाम वंश के शासक के रूप में दिल्ली सल्तनत पर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इसके बाद रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन, ये चार शासक प्रमुख रूप से हुए जिन्होंने इतिहास की दृष्टि से गुलाम वंश की स्थापना की और उसका एक महत्व प्रदर्शित किया और विभिन्न क्षेत्रों तक अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इसके बीच में अनेक छोटे छोटे और भी शासक हुए
लेकिन वे इतने मजबूत और शक्तिशाली नहीं थे। इसके बाद में गुलाम वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है और गया खिलजी वंश अब आरंभ होगा। इसके विषय में अपन अगले वीडियो में समझेंगे।